हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो सभी विरासतों को सम्मान करते हुए, उनको याद करते हुए ये दिवस मनाया जाता है। फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉप 10 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। दोस्तों ये डेली करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो पूरा केयरफुली देखा करो। करंट अफेयर का महत्व लगातार एग्जाम्स में बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत करेंगे हम लोग 1 मिनट में रिवीजन सेक्शन से, जो पिछले दिन का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं 1 मिनट में। फिर उसके बाद आज की करंट अफेयर को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है टी20 में। आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर का 287 रन इसने बनाए हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एक बार फिर से बन गई हैं क्रिस्टलीना जार्जीवा। इसके अलावा अभी नाइफ हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच नाम की पुस्तक लिखी है सलमान रुश्दी ने। स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और भारत ने मॉरिशस के साथ टैक्स चोरी से बचने वाले कुछ नियमों पर संशोधन, कुछ प्रोटोकॉल पर संशोधन किए हुए हैं। इसके अलावा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग ये 15 मई को इस्तीफा देंगे। फिर नए प्रधानमंत्री बनेंगे लॉरेंस वोंग। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना सीईओ नियुक्त किया है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं अवंतिका वंदनपू। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है रश्मि कुमारी ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में क्विकली रिवीजन। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, यहां से जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन मोड पर कर दिया गया है, तो आप भी अब देखो 2 स्टेप से होकर के गुजरता है ये क्विज। तो अब आप क्विज में शायद गलतियां बिल्कुल ना पाओ, तो आप क्विज जरूर लगाया करो डेली जाकर के ऐप पर, ठीक है ना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो जैसा कि आप सब जानते हो, पहला क्वेश्चन आपका दिवस का होता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है साथियों 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। हीमोफीलिया एक प्रकार का रक्तस्राव विकार है। विकार मतलब समझ लो एक प्रकार से कमी, ठीक है ना। तो रक्तस्राव विकार क्या होता है कि इसमें ना थक्का नहीं बन पाता, तो ब्लडिंग लगातार चलती रहती है, खून रुकता नहीं है। तो ये हीमोफीलिया के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इस बार की थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है एक प्रकार से, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया विकार है, कोई रोग नहीं है। कि रोग रोग क्या होता है? रोग ये होता है कि जैसे कि कुछ समय के लिए हुआ कुछ कारणोंवश और फिर वो ठीक हो गया। हीमोफीलिया वगैरह ये विकार है, ये कमी है, ठीक है ना। कि ये अगर किसी को हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है तो उसका ब्लडिंग रुकता नहीं है चोट वगैरह लगने पर। पहली बार 1989 में ये मनाया गया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं। भारत ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? तो दोस्तों भारत ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि अंतरिक्ष मिशन जो होगा इनका ये मलबा मुक्त हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सभी अंतरिक्ष में मलबा हटाने का, कचरा हटाने का जिम्मेदारी हम लोग ले रखे हैं। हम लोग अपने हिसाब से, अपनी तरफ से जितना कचरा किए हैं उसको हटाने की कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष कचरा क्या होता है, जिनको ना मालूम हो बता दें। जो हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, 50 साल से सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं। वो सैटेलाइट्स जा करके जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जैसे मान लो कोई 10 साल के लिए लॉन्च की गई, कोई 5 साल के लिए लॉन्च किया गया, तो जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर वो कचरे के रूप में वहीं पर रह जाते हैं। कोई जाता है वहां लाने? नहीं लाने जाता है, ठीक है ना। तो वो अंतरिक्ष में ही वहीं घूमते रहते हैं, उनके पार्ट्स निकल जाएंगे, कहीं से किसी से टकरा जाएंगे, तो वो वहीं पर रह गए हैं। और कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि पूरा ऐसे मलबा आज बना हुआ है। तो ये मलबा अंतरिक्ष में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के विभिन्न देश जो हैं वो स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए हैं अब। इसी में आगे आते हुए इसरो ने कहा है कि हम अपनी तरफ से 2030 तक अपने जो भी मलबा किए हुए हैं, कचरा किए हुए हैं, उसको हम वापस ले आएंगे, ठीक है ना। तो वापस पृथ्वी पर ला करके यहाँ पर रिसाइकल किया जाएगा। अच्छा,
ऐसे ही ठीक वैसे ही जैसे समझो कि कार्बन एमिशन का लेकर के लोग अवेयर हो रहे हैं कि जीरो कार्बन एमिशन के प्रति बढ़ो, जितना भी कार्बन एमिट हो रहा है कोशिश करो कि उसको कम से कम और जीरो करने पर। तो ऐसे ही अंतरिक्ष कचरा को भी जीरो करने पर लोग लगे हुए हैं दुनिया भर के देश। और ऐसे में भारत ने देखिए लक्ष्य रखा है 2030 तक। भारत अभी तक 54 अंतरिक्ष यान और कई बहुत सारे ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव वस्तुएं अभी वहां पर कक्षा में हैं, मतलब कि ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इसरो इन्हें डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाएगा। अब ये डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया क्या होती है, इसको जानने के लिए पहले ऑर्बिटिंग प्रक्रिया समझो। ऑर्बिटिंग करना मतलब कि किसी सैटेलाइट को ले जाकर के ऑर्बिट में डाल देना। ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा। पृथ्वी के कक्षा में अगर मान लीजिए ये कक्षा है, तो इसमें अगर डाल दिया गया, ऑर्बिट में डाल दिया गया, तो ये चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन जब इसी चक्कर लगाने वाले इसी ऑर्बिट में जब यहां से निकालना होगा, तब जब ऑर्बिट से निकालना होगा तो उसे कहेंगे डी ऑर्बिटिंग। ठीक है ना, तो इसरो ऐसा करेगा। इसरो के बारे में बेसिक जानकारियां तो आप जानते हो। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। लक्ष्य की अगर बात करें तो ये लक्ष्य है 2030 तक कचरा मुक्त करने का। इसरो ने 2035 में लक्ष्य बनाया है अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने का। जी हाँ, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, अंतरिक्ष में एक ठहराव होगा, एक स्टेशन होगा अपना खुद का। और 2040 तक आते आते यानी 2035 के 5 साल बाद हम लोग चंद्रमा पर मानव मिशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अभी हुआ किर्गिस्तान के बिश्केक में। इसमें भारत ने कुल जीते हैं दोस्तों 9 मेडल। इन 9 मेडल में 4 तो हैं सिल्वर और 5 इसमें ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है ना, जो हम लोगों ने जीते हुए हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। कहां पर हुआ, किर्गिस्तान के बिश्केक में। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सिल्वर मेडल विजेता में अगर बात करें तो उदित ने जीता हुआ है 57 किलोग्राम की कैटेगरी में, राधिका ने 68 किलोग्राम, अंजू ने 53 किलोग्राम और हर्षिता ने 72 किलोग्राम। बाकी ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं। अगला, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए नाम इनका पढ़िए, बड़ा लंबा नाम है। बहुत लंबे नाम पर मत जाना, लास्ट वाला कॉमन होता है। शेख अहमद, ध्यान रखना बस। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो हैं, ये बन गए हैं दोस्तों कुवैत के नए प्रधानमंत्री। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये हैं शेख अहमद। शेख अहमद किसकी जगह पर आए हैं, शेख मोहम्मद की जगह पर आए हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा जो है ये इस्तीफा दिए, तो इनके बाद नए ये बन गए हैं। कुवैत के अमीर के द्वारा इनको नियुक्त किया गया। कुवैत के अमीर कौन है, वर्तमान में अमीर हैं शेख मसाल, शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। ठीक है, तो शेख मसाल ने शेख अहमद को नियुक्त किया शेख मोहम्मद की जगह। कहाँ का, कुवैत का। कुवैत जो है अगर आपको दिखाऊं तो कुवैत आपको वर्ल्ड मैप में, एशिया के मैप में दिखेगा, ये अपना प्यारा भारत। यहां से आप पाकिस्तान छोड़ोगे, ईरान छोड़ोगे, इधर इराक छोड़ोगे, तो इधर मिल जाएगा कुवैत। ये छोटा सा देश कुवैत है। इधर से आना चाहो इधर से आ जाओ, ओमान, यमन, फिर सऊदी अरेबिया, इधर यूएई, कतर, फिर इधर आपको मिलेगा कुवैत। ये है फारस की खाड़ी, ये है गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी। ये खाड़ियां हैं और इनके आसपास के देश इसीलिए खाड़ी देश कहलाते हैं। और ये अरब है, अरब क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र को अरब देश भी कहते हैं। समझ में आई बात। चलिए, तो कुवैत यहाँ पर है। कुवैत की राजधानी कुवैती सिटी होती है या कुवैत सिटी कह सकते हो। यहाँ की करेंसी कुवैतियन दिनार होती है। और अमीर का नाम मैंने आपको बताया शेख मसाल। अभी कुछ दिन पहले ही शेख मसाल भी नए अमीर बने हुए हैं। अगला देखते हैं। दुनिया में छठा सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश है वो कुवैत। अगला, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024, इससे सम्मानित किए जाएंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। ये तीसरा लता मंगेशकर पुरस्कार होगा, तीसरी बार का। 2022 से शुरू किया गया है। सबसे पहले दिया गया पीएम मोदी को, फिर दिया गया आशा भोसले को, और तीसरी बार दिया जा रहा है अमिताभ बच्चन को। ठीक है ना, तीसरा वाला। तो थर्ड वाला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये पाएंगे। लता मंगेशकर जी के नाम पर यह शुरू किया गया है। ये संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान के लिए दिया जाता है। तो संगीत के लिए तो नहीं, अभी सिनेमा के लिए दिया गया आशा भोसले और अमिताभ बच्चन जी को, और सामाजिक सेवा के लिए दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है ना। ए आर रहमान को इसके साथ ही में एक और पुरस्कार दिया गया, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार।
ध्यान रहे, AR रहमान को इन्हीं के साथ ये दिया जाएगा, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार। दीनानाथ जी लता मंगेशकर जी के पिताजी थे। अमिताभ बच्चन जी को और कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं, तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके अलावा ये लीजन ऑफ ऑनर, दादा साहब फाल्के, ये सब मिल चुके हैं। किस किस सन में मिले हैं ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। अगला, अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। होता क्या है ना, जैसे अभी दिया गया लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार, तो ये ना पूछ करके आपसे पूछ लेगा कि बताओ इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये व्यक्तित्व चर्चे में अगर आए हैं तो फिर पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अगला, अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटों में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में अभी पैट कमिंस को और नेट साइबर ब्रंट को, इन दोनों को शामिल किया गया है। पैट कमिंस जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, यहां पर देख लो, पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने अभी 2023 में वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है ना, इंडिया में आयोजन हुआ था, पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने जीता 6ठी बार। और ये साइबर ब्रंट जो है ये इंग्लैंड की हैं, साइबर ब्रंट जो हैं ये इंग्लैंड की हैं, और इनको एशेज सीरीज में इनके बढ़िया प्रदर्शन के लिए विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में इनको नामित किया गया है, ठीक है। पैट कमिंस दूसरे ऑस्ट्रेलियाई हैं, पहले ऑस्ट्रेलियाई माइकल क्लार्क थे और उसके बाद पैट कमिंस हुए हैं, और साइबर ब्रंट जो हैं ये इंग्लैंड की पहली महिला बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI की वैश्विक रैंकिंग 2023 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है। तो दिल्ली एयरपोर्ट, या जिसका नाम हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई विश्व के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में 10वें स्थान पर है। ये बात ध्यान रखना, ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट या कहें व्यस्ततम एयरपोर्ट की लिस्ट है, व्यस्ततम एयरपोर्ट की लिस्ट है ये, इसमें दिल्ली एयरपोर्ट 10वें स्थान पर है। टॉप पर कौन है, टॉप पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, कहां पर है, यूएसए का है ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। सेकंड पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यूएई का है, यूएई का है, और डलास फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तीसरे पर है। अगर दिल्ली की बात करें तो सालाना लगभग 7.25 करोड़ यात्रियों को ये मैनेज करता है, आवाजाही ये प्रबंधन करता है, वाकई में बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, ठीक है। फिलहाल ये टॉप 10 में शामिल हो गया है। अगला, हाल ही में किस धावक ने बोस्टन मैराथन 2024 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोस्टन मैराथन हो चुकी है, बोस्टन मैराथन दुनिया की सबसे एलीट मैराथनों में से एक माना जाता है। इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है दोस्तों सीआई लेम्मा ने, और महिला वर्ग का जीता है हेलेन ओबिरी ने। तो यहाँ पुरुष वर्ग पूछा गया है, इसलिए सिसाई लम्मा को नाम याद रखो, ये है सिसाई लेम्मा, ठीक है ना। देखने में तो बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन 42.195 किलोमीटर की दूरी होती है मैराथन की, वो जीते हुए हैं भाई साहब। और ये हैं ओबिरी, ये पिछली बार की भी चैंपियन थी केन्या की, इस बार भी जीती हुई हैं। ये इथियोपिया के हैं, इस बार पहली बार ये चैंपियन बने हुए हैं, ठीक है ना। तो हेलेन और इनको दोनों का नाम याद रखो। इथियोपिया के 2 घंटे 6 मिनट 17 सेकंड की समाप्ति के साथ पहला इन्होंने जीता अपना बोस्टन मैराथन। हेलेन ओबेरी जो हैं ये दूसरी बार जीती हैं, पिछले वर्ष की भी चैंपियन रही हैं। इन्होंने 2 घंटे 22 मिनट और 27 सेकंड का टाइम लिया है। वो मैराथन की कुल लंबाई ये ध्यान रखना 42.195 किलोमीटर होता है, और इसी का आधा कर दो तो वो हाफ मैराथन की दूरी होती है। मैराथन की दूरी भी पूछी गई एग्जाम में, मैराथन की दूरी याद रख लेना। बैरल, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं ये याद रख लेना, ठीक है ना, कमेंट करके बताओ एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। इसके अलावा विश्व में अगर अभी तक विश्व रिकॉर्ड की बात करें मैराथन की, तो केल्विन किप्टन के नाम है। 2023 में इन्होंने बनाया था पिछले साल, 2 घंटे 00 मिनट 35 सेकंड में इन्होंने ये दूरी तय की थी। देखो ये 6 मिनट एक्स्ट्रा लगाए हैं इस बार, ये 6 मिनट पहले ही दौड़ करके पूरा करके दिख के ये मैराथन का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है, केल्विन किप्टन के नाम, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एआई महिलाओं के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता मिस एआई में एआई जनित मॉडल के लिए कितने डॉलर का पुरस्कार निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों अब एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड महिलाओं का होगा सौंदर्य प्रतियोगिता। जैसे आप सुनते हो ना मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ऐसे आप सुनोगे मिस एआई वर्ल्ड या मिस एआई यूनिवर्स, जो भी नाम रखा जाएगा, मिस एआई ही शायद रखा जाएगा।
तो मिस एआई प्रतियोगिता जो होगी उसमें पुरस्कार राशि रखी गई है $20,000, $20,000 USD। ये पुरस्कार राशि होगी और कुछ इस प्रकार से मिस एआई होंगी। दुनिया भर के देश जो हैं अपने अपने पार्टिसिपेंट भेजेंगे, एआई मॉडल्स भेजेंगे और इनमें प्रतियोगिता होगी। ठीक है, अगर वैसे हम लोग बात करें 72वां मिस यूनिवर्स 2023 किसने जीता है, तो इसको जीता है सेनिस पलासियोस ने। ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। और 71वां मिस वर्ल्ड 2024 किसने जीता है, तो इसको जीता है क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा ने। चेक गणराज्य की हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आया था चर्चे में क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये दोनों याद रखिएगा। देखो नोट पॉइंट में जो देता हूं ना उसको जरूर ध्यान में रखा करो, क्योंकि ये रिलेटेड होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद करके रखा करो। अगला, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के वर्ड ऐप को बैन कर दिया, तो दोस्तों अभी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के वर्ड ऐप पर को बैन कर दिया है। वर्ड ऐप मतलब देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका एक है घरेलू ऐप, मतलब देश के लिए ऐप, भारत के लिए। एक इसका वर्ड ऐप है जो वर्ल्ड में इसकी जो जो बैंकें हैं उनको मैनेज करता है, उनके कस्टमर्स को मैनेज करता है। तो जो इसका वर्ड ऐप है ना उसको आरबीआई ने बैन कर दिया है। आरबीआई इसमें बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज देख रहा था, बहुत सारे साइबर फ्रॉड के मामले इसको देखने को मिल रहे थे। तो इसी पर वित्त मंत्रालय के द्वारा इस पर प्रेशर दिया गया और इस प्रेशर के बाद आरबीआई ने इस पर बैन लगा दिया है। ध्यान रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ड वाले ऐप को, ठीक है ना, वर्ड ऐप को। तो इसमें घोटाले सहित कई घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही थी पिछले काफी दिनों से और इसलिए इसको बैन किया गया। हाल ही में अभी पेटीएम को बैन किया गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, साइबर अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा के अनुसार दोस्तों $8.9 बिलियन की कुल धोखाधड़ी हुई, जिसमें से 1.1 मिलियन से अधिक का साइबर धोखाधड़ी था। ये एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा भी पूछा जाता है। तो टोटल धोखाधड़ियां कितनी की हुई हैं 2023 में? 8.9 बिलियन की, 8.9 अरब डॉलर की, मतलब बिलियन में भी 82 से गुणा कर दो। ठीक है, इसमें तो इतने की टोटल धोखाधड़ी हुई है, जिसमें 1.1 मिलियन से अधिक जो है साइबर फ्रॉड है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1908 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर्स का बड़ोदरा गुजरात में है। एमडी और सीईओ हैं देवादित्य चंद। क्लियर है। अब ये तो रहे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग शेयर नहीं करते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो चैनल को। जब मैं कहता हूं तब थोड़ा बहुत उस दिन सब्सक्राइब बढ़ जाता है, सब्सक्राइब कर लेते हो और शेयर कर देते हो, वरना बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथियों, आप लोग को लगता होगा कि ये बस ऐसे ही आकर के क्लास ले रहे हैं। इस क्लास को तैयार करने में पिछले 5 घंटे लगते हैं और ये 5 घंटे ऐसे दिन के नॉर्मल घंटे नहीं होते, ये रात के घंटे होते हैं। रात में अगर एक एक घंटे भी एक्स्ट्रा जागने होते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है, और ये लगातार मैं करता हूँ। तो आप लोग के लिए जब ये चीजें लाई जा रही हैं, फ्री में लिया जा रहा है, कोई इसका पैसा नहीं देना है आपको। यहाँ तक कि मैं 5 मिनट के बाद, 5.5 मिनट के बाद ऐड लगाता हूँ, जबकि आप आईपीएल में भी देखते रहोगे होके तो 2 मिनट पर भी ऐड आ जाता है। आईपीएल चल रहा है ना इस समय, तो 2 मिनट पर ऐड लग जाता है। अगर यहाँ पर 3 मिनट पर भी ऐड लगाता है तो आप लगाते हैं तो आप लोग चिल्लाने लग जाते हो। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सब कुछ फ्री में पाना है। ऐड भी अगर हम लगा करके अगर सोचे कुछ अर्निंग बढ़ जाए तो उस पर भी आप लोग टीका टिप्पणी करने लगते हो। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आगे ऐड लगाऊंगा 3 मिनट पर, मैं ये कह रहा हूँ ऐड उतनी पे ही रहेगा, 5 साढ़े 5 मिनट पे ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, ये आपका धर्म बनता है। आप अगर कुछ चीजें ले रहे हो तो बदले में आप कुछ तो दे ही सकते हो, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, एक शेयर तो कर ही सकते हो, ये तो आपका बनता है। और फिलहाल जैसा आपको सही लगे, बाकी तो वही हाल है। कॉमेडी शेयर कर दोगे, जो अच्छी लगेगी, जो कॉमेडी लगेगा, जो अपने से रिलेटेड लगेगा कि ये देखो ये गर्लफ्रेंड को लेकर के कॉमेडी किया है, ये बॉयफ्रेंड को लेकर कॉमेडी किया है, उठा करके शेयर कर दोगे। लेकिन ये नहीं शेयर करोगे, जो पढ़ने वाली चीज है वो नहीं शेयर करोगे। कौन सी मुद्रा इजराइल की ऑफिशियल मुद्रा है, तो न्यू शकेल है। कल पूछा गया था क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1990 में, मरणोपरांत। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है? आज आपको बताना है इनमें से कौन सा इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा अयोध्या का राम मंदिर जो है ये वास्तुकला की किस शैली में बना हुआ है? राम मंदिर पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है टॉप 25 क्वेश्चंस की, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि राम मंदिर का अभी बहुत चर्चे में आया है, क्योंकि रामनवमी बीती हुई है और भगवान राम का
सूर्य तिलक किया गया है। तो ऐसे में चर्चे में जब मुद्दा है तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप 25 क्वेश्चंस की ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास लेने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।